हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी रिकैप सेशंस चालू है और आज फोर्थ चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि इसका 8th पार्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। देखो, बेसिकली इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन, जिसे हिंदी में कहा जाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर किसी कपल को चाइल्ड नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी मेल की वजह से भी हो सकती है और फीमेल की वजह से भी हो सकती है। तो कैसे डिफाइन किया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी कहते हैं कि अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन के बाद भी अगर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया में भी इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा है ना। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, और ये नंबर एक सीरियस मोड पे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे काफ़ी कॉमन हो गई है ना। बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अब क्या है कि भारत देश में मोस्टली इनफर्टिलिटी के लिए या बांझपन के लिए ना फीमेल को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कई बार मेल पार्टनर में भी होती है। तो ये प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है और मेल पार्टनर में भी हो सकती है। बट ठीक है, ये इंडिया का चलन है यहाँ पर कि बहुत बार जो है मैक्सिमम टाइम में फीमेल को ही जो है वो ब्लेम किया जाता है। इसलिए ज़रूरत है अभी कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई जाए, है ना, हर छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में या शहरों में, ताकि हम डायग्नोसिस कर सके इनफर्टिलिटी का टाइम पे और उसके लिए करेक्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। भाई समझो कोई भी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है इनफर्टिलिटी हो रखी है, तो उसका एक तो ट्रीटमेंट किया जाए ताकि इन कपल्स को भी जो है चिल्ड्रन मिल सके। चलिए बात करते हैं रीजंस की कि इनफर्टिलिटी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कोई फिजिकल रीजन हो सकता है उसके पीछे, ठीक है। उसके अलावा कोई कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बचपन से है उसको कॉन्जेनाइटल कहा जाता है। तो देयर आर सम कॉन्जेनाइटल कंडीशंस जिसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, या कुछ डिजीजेज ऐसी हो गई, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो इनफर्टिलिटी को लीड करती है। उसके अलावा ड्रग्स, कुछ मेडिसिन हो गई, या जो ड्रग्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं इतने, उन सब की वजह से भी इन्फर्टिलिटी होती है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल रीज़न जैसे कोई ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें आपकी इम्यूनिटी आप ही के सेल्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बना देती है, उसको आप इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस कहते हो। और साइकोलॉजिकल कंडीशंस है ना, स्ट्रेस्ड आउट कंडीशंस वगैरह जो रहती है वो सारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस में आती है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया है। तो कौन कौन सी डिजीज़ है, कौन कौन सी इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है, वो सब नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसको एनसीईआरटी लेवल तक ही पढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ART। तो ये तो हमने समझा कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एक कपल है, ठीक है, और इनफर्टाइल है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी है। तो उस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, ठीक है, तो अगर उस कंडीशन को ठीक करके किया जा सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर समझो कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है और बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन चाइल्ड हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर काम आती है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आपको रिप्रोड्यूस करने में असिस्ट करे या हेल्प करे, उसे ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो कपल्स को असिस्ट करती है टू हैव चिल्ड्रन। और कौन कौन सी हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ये सारी हम आज एक ही वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। देखो, ये सब अलग अलग टेक्निक्स नहीं है, बेसिकली ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है चीज़ें, है ना। तो वो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको एक एक टर्म जो है यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब देखो, इन टेक्निक्स को अगर अच्छे से समझना है आपने, तो जो पहले एक नॉर्मल जो अपना प्रोसेस है उसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हम काम में लेंगे इनको, इन फंक्शंस को। देखो, मेल गैमिट स्पर्म, ठीक है, आपको आता है ये सब। फीमेल गैमिट ओवम, स्पर्म और ओवम आपस में होते हैं फर्टिलाइज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में,
ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है। इसके आगे का समझना अच्छे से, देखो अब जाइगोट में होंगे डिविजन्स, इन डिविजन्स को कहा जाता है क्लीवेज, इन डिविजन्स को कहा जाता है क्लीवेज। तो जैसे एक जाइगोट है ना, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट है। तो जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन सभी सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स, इन सभी सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। बाद में ये ब्लास्टोमियर्स का नंबर और ब्लास्टोमियर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से जाइगोट अलग अलग स्टेजेस से पास होता है, जैसे कि मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब। अल्टीमेटली बनता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस की वॉल पे जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है यूटेरस की वॉल में जाकर अपने आप को एम्बेड कर देना। तो जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा तब जाकर प्रेगनेंसी अचीव होगी। और अब यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डेवलप करके पूरे चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी फीटल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब होगा। तो कौन सी स्टेज पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक एक सिंगल टेक्निक। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं IVF, जो सबसे कॉमन है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा नाम क्यों है इसका, मैं हर एक जो टेक्निक आज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे उन टेक्निक्स का ऐसा नाम क्यों रखा गया, अगर आप उन नामों को समझ जाओ अच्छे से तब होगा ये कि आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप केवल उस नाम से पता कर लोगे कि इस टेक्निक में होता क्या है। इन विट्रो, दो वर्ड्स होते हैं, देखो बायोलॉजी के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं, एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। अगर कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसे कहा जाता है इन विवो। कोई भी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है उसको कहा जाता है इन विवो। जैसे मैं बोलूँ इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको कहोगे आप इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसका अपोजिट होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो हम लोग पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब और ये सब यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ लेबोरेटरी में करवाई जाए तो उसको कहा जाता है उस प्रोसेस को इन विट्रो। जैसे इन विट्रो अगर फर्टिलाइजेशन बोलूँगा तो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी के यूटेंसिल में किया जाएगा, जैसे कोई पेट्री डिश में, तो उसको आप कहोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे करते हैं हम लोग, वो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक मतलब वाइफ से, ठीक है, हम यहाँ कपल की बात करें, है ना, कपल की रेफरेंस में आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम वाइफ से जो है ओवम कलेक्ट करते हैं, या फिर समझो वाइफ में कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ऐसे केस में हम एक फीमेल डोनर से जो है ओवम लेंगे, है ना। दोनों केस हो सकते हैं। अगर वाइफ ओवम प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन किसी रीज़न से उसकी बॉडी में कुछ ऐसी दिक्कत है, जैसे उसका यूटेरस में कुछ ऐसा दिक्कत है जिसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर फेलोपियन ट्यूब में ऐसी दिक्कत है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, लेकिन फीमेल जो है ओवम बराबर बन रहा है, उसमें ओवरीज ठीक है, तो वाइफ से हमने ओवम लिया। या फिर ऐसा कंडीशन समझो कि वाइफ की ओवरीज में दिक्कत है या किसी कारण से जो है ओवरीज निकाल दी गई हो, कई बार ऐसे ट्यूमर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, किसी भी रीज़न से समझो वाइफ ओवम नहीं बना पा रही, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग एक डोनर से जो है ओवम कलेक्ट करेंगे। और मीनवाइल साथ साथ में उसके हस्बैंड से या फिर किसी मेल डोनर से हम स्पर्म कलेक्ट करेंगे। वही बात है, अगर हस्बैंड प्रॉपर स्पर्म बना पा रहा है तो हस्बैंड से लेंगे, और अगर हस्बैंड में कैपेबिलिटी नहीं है, समझो ना, किसी कंडीशन की वजह से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा बराबर, हेल्दी स्पर्म्स नहीं बन रहे या स्पर्म्स का नंबर बहुत कम है, इस केस में हम लोग एक डोनर की मदद लेते हैं और उस डोनर से हम जो है स्पर्म कलेक्ट करते हैं। तो स्पर्म्स आ गए, ओवम आ गए। अब लेबोरेटरी के अंदर जो है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है किसी तरह की, इस तरह की एक पेट्री डिश में, इसको पेट्री डिश कहा जाता है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलो अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया बॉडी के बाहर, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो इसमें क्लीवेज शुरू होंगे, और क्लीवेज शुरू होने के बाद में ब्लास्टोमियर्स जो है उनका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अब समझो यहाँ जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है अब जाइगोट से, इसमें समझो 8 से कम ब्लास्टोमियर्स हैं। कितने? 8 से कम ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। अभी भी हम लैब के अंदर ही हैं, है ना, अभी तक हम लैब के अंदर ही है। तो अब इस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हम इसी स्टेज पे इसको जो है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आपने इसको फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, तो जब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में हमने इसको ट्रांसफ़र किया
तब अब इसमें कितने 8 से कम ब्लास्टोमेयर की स्टेज है। अब ये धीरे धीरे जो है यूटेरस की तरफ बढ़ेगा। तो जब धीरे धीरे यूटेरस की तरफ बढ़ेगा तो इनमें क्लीवेज जो है डिविजन्स बढ़ते रहेंगे, फिर 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे करते करते ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी। और जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी तब ये आकर यहाँ यूटेरस में अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। कब? जब ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज तक पहुँचेगा तब। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जिफ्ट, ZIFT। क्या मतलब होता है इसका? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो हमने क्या किया, हमने जाइगोट को, मतलब जाइगोट को नहीं लेकिन जाइगोट ही है, जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट ही हो रहा है एक तरह से। तो हमने जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन, यानी जाइगोट का विद इन फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? ZIFT, जिफ्ट। ठीक है, अब या फिर ऐसा हुआ कि हम लैब में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्लास्टोमियर्स है ना, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स अब 8 से ज़्यादा हो गए। वो स्टेज आ गई जब ब्लास्टोमियर्स 8 से ज़्यादा है। तो जब ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तब ऐसे केस में हम इसको सीधा यूटेरस के अंदर ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको भेज दिया यूटेरस में। अब यूटेरस में आने के बाद 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है तो वो जल्दी ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देगा और अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूटेरस में ही इम्प्लांट हो जाएगा। इसको आप कहते हो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। सेम इंट्रा यानी विद इन, यूटेराइन यानी यूटेरस ट्रांसफ़र। अगर वापस बता रहा हूँ यूटेरस में ट्रांसफ़र करोगे तो नाम क्या रखोगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ईजी है। फेलोपियन ट्यूब में रखोगे तो नाम क्या रखोगे? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। और ये भी याद रखना है कि कौन से स्टेज पर कब हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। अगर 8 से कम ब्लास्टोमियर होंगे तो फेलोपियन ट्यूब में, और 8 से ज़्यादा होंगे तो यूटेरस के अंदर। क्यों ऐसा? अब आप खुद समझें। अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर का स्टेज है ना, मैंने यहाँ पर एक ऐसा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जिसका जो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं, तो होगा ये कि यहाँ पे जल्दी ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब तक वो यूटेरस में पहुँचेगा उससे पहले ही ब्लास्टोसिस्ट का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो चांसेस रहेंगे कि यूटेरस में ढंग से इम्प्लांट नहीं हो पाए। 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर वाला स्टेज हम यूटेरस में ही ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ब्लास्टोसिस्ट बने और ये यूटेरस में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर 8 से कम वाले को अगर आपने यूटेरस में ट्रांसफ़र किया, समझे, तो यूटेरस में ट्रांसफ़र तो हो गया अब, लेकिन इसको ब्लास्टोसिस्ट बनने में अभी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि यूटेरस में प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट नहीं हो। तो एम्ब्रियो जिस स्टेज पे है उस स्टेज के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि इसको फेलोपियन ट्यूब में डालें या यूटेरस के अंदर इसका ट्रांसफ़र करें। अगर 8 से कम ब्लास्टोमियर है तो फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे और इसको कहेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स डेवलप हो गए तो इसको आप यूटेरस में ट्रांसफ़र करोगे, जिसको आप कहोगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अब देखो, चाहे आप जिफ्ट करो या आप IUT करो, इन दोनों को ही एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है ET का मतलब होता है एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र। भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट डेवलप हुआ, जाइगोट के डेवलप होने से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना है, इसको कहेंगे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब में हुआ तो जिफ्ट और यूटेरस में हुआ तो IUT। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग टेक्निक्स नहीं है ना, कि जिफ्ट एक अलग टेक्निक है, नहीं ये अलग टेक्निक्स नहीं है, IVF का ही ये सारे पार्ट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन, NCERT क्या कहती है IVF के बारे में कि इट इज़ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यानी आप बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाओगे और जब फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो आप वही सारी कंडीशंस देते हो जैसी कंडीशंस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम करते हैं ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब इसी पूरी टेक्निक को कॉमन भाषा में कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो हम कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही जो है पॉपुलर नेम है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी को और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो या फिर ये पढ़ना हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन से केसेस में ये किया जाता है, सबसे पहले किसने किया था, इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोग्राम है वो इंडिया में भी बहुत पहले जो है शुरू हो गया था। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशंस किए हुए हैं IVF के बारे में, अलग से वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है और काफ़ी हेल्प मिलती है आपको स्टडीज़ में, तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को और मेंबर बने हमारे, ताकि बहुत सारे वीडियोज़ जो हमारे केवल मेंबर के लिए हैं वो मेंबर वाले वीडियोज़ भी आप आसानी से
देख सको। बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि मेंबर्स ओनली, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वहीं पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा या फिर हर वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हो। तो ये होता है टेस्ट ट्यूब बीबीबी प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस मैं अगर आपको ये डायग्राम दे दूं और आपसे पूछें कि ये क्या किया जा रहा है, तो देखो आप इस डायग्राम को देखकर आप कह सकते हो कि पहले तो पेट्री डिश में ये देखो आपको स्पर्म्स और ओवम है, ये स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन किया गया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में हमने इसको वाया आप ऐसा समझ सकते हो कि वाया एन इंजेक्शन समझ लो, हमने इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम होगा ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और यही अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, है ना, ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में यहाँ पर अगेन फर्टिलाइजेशन किया पेट्री डिश में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद एक सिरिंज की हेल्प से उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ पर? ये देखो वाया वजाइना, इसको यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी ये क्या कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है। तो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे एम्ब्रियोज जो इन विवो फर्टिलाइजेशन से डेवलप किए गए हो। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म और ओवम फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंचा और वहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल फीमेल बॉडी के अंदर। अब क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है, समझो कि एक ऐसे फीमेल की हम बात करते हैं जो ओवम बराबर बन रहा है इसमें। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्पर्म भी आया, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, ओवम भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे और दोनों में फर्टिलाइजेशन भी हुआ। लेकिन ऐसी फीमेल में समझो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, या किसी रीज़न से इम्प्लांटेशन होता भी है तो 1-2 महीने बाद में जो है किसी रीज़न की वजह से अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर क्या किया जाता है कि यहाँ से एम्ब्रियो को निकाला जाएगा। अब जो एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, इस एम्ब्रियो को यहाँ से हमने निकाला और इसको निकाल के हमने किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, डिपेंड करेगा अगेन किस स्टेज में है। 8 से कम ब्लास्टोमेर की स्टेज में है तो सेकंड फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, नहीं तो उसके यूटेरस में डालेंगे। ठीक है, तो एक इस फीमेल में सब कुछ बराबर है लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, तो इसी का एम्ब्रियो यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी फीमेल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो बस देखो वही है कि ये जो इतनी सारी हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि जो फीमेल या मेल है उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम किस स्टेज पे है या किस फेज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। भाई फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है, ओवम फॉर्म नहीं हो रहा, स्पर्म्स की कमी है, तो सबसे पहले उस चीज़ को समझना होगा और उस हिसाब से जो है हमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिफ्ट की, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखो गिफ्ट वो क्या था? जिफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बस नाम से समझ लो, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में जो है ट्रांसफ़र करने वाले हैं। वहाँ पे हमने ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पे हम गैमीट को ट्रांसफ़र करेंगे। कब करेंगे, कैसे केस में करेंगे, इसको समझते हैं। ये समझिए कोई एक फ़ीमेल है और ये फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है, यूटेरस हेल्दी है, लेकिन ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। कोई रीज़न है, जैसे समझो सिस्ट डेवलप हो गए ओवरी के अंदर और उसकी वजह से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, बाकी फैलोपियन ट्यूब ठीक है, यूटेरस ठीक है। अब अगर ओवम डेवलप नहीं हो पा रहा तो हम एक फ़ीमेल डोनर को कॉन्टैक्ट करेंगे और फीमेल डोनर से ओवम लेंगे। इस ओवम को इस फीमेल डोनर से कलेक्ट किया जाएगा और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम इस हेल्दी लेडी के फैलोपियन ट्यूब में। भाई दिक्कत यही थी ना कि ओवम नहीं बन रहा था, तो ओवम हमने डोनर से लिया और इसको ट्रांसफ़र कर दिया इस लेडी के फैलोपियन ट्यूब में। तो टेक्निक का नाम क्या हो गया? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, है ना। गैमीट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरीके से आपने इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। और ये देखो, ये पिक्चर मैंने आपको केवल समझाने के लिए दिया है कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना ज़ाइगोट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये पिक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, आपको याद हो तो। ये केवल आपको समझाने के लिए कि फैलोपियन ट्यूब में कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हमने ओवम लिया एक डोनर से और उसको ट्रांसफ़र कर दिया एक दूसरी फीमेल के अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करने के बाद में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद में हमें चाहिए होंगे स्पर्म। तो स्पर्म के 2 तरीके हो गए, या तो हम इस फीमेल को कहेंगे कि नेचुरली आप इंटरकोर्स करें, कॉपुलेट करें। तो
जब इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्पर्म्स यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, या फिर ये ऐसा नहीं करके हम सीधे स्पर्म का ही ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकते हैं। भाई सीमन कलेक्ट करते हैं और इस सीमन को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस फीमेल के अंदर। बाद में ये सीमन भी यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं और ओवम हमने यहाँ से डाल ही दिया, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब बिकॉज ये लेडी में फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस हेल्दी है, यानी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा और यूटेरस में इम्प्लांटेशन भी प्रॉपर हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। तो इस तरह से एक गिफ्ट है उस ऐसी फीमेल के लिए जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अगेन बात वही है कि दिक्कत क्या है उसको समझना है पहले, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक्स से हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, है ना, साफ साफ कहा है कि एक ओवम जो हमने डोनर से लिया उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development। यानी एक ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यानी उसका फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस बिल्कुल नॉर्मल है, तब हम ऐसे केस में गिफ्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसका मतलब समझें आप, इंट्रा मतलब विद इन, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन यानी कि जो ओवम है उस ओवम के साइटोप्लाज्म में हमने स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दो, ICSI। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको ये एक एग दिख रहा होगा, ये तो हमने एक स्पेशल एपरेटस होता है जिसे माइक्रोपिपेट कहते हैं, नाम भूल जाना आप, मत याद रखना, है ना। आप नीट यूजी की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस माइक्रोपिपेट को यूज़ करके हम लोग स्पर्म को रिलीज़ करवाते हैं एग के अंदर। तो आपको देखो एग के साइटोप्लाज्म में हमने स्पर्म रिलीज़ कर दिया, इसको नाम दिया गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो इन दी लैब। अब ऑब्वियस सी बात है, तो लेबोरेटरी के अंदर ही किया जाएगा, तो जब स्पर्म एग में एंटर करेगा तब यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तब आप इस एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसको कहते हैं हम ICSI। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जब कोइटस होता है या कॉपुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सीमन को जो है इंसेमिनेट किया जाता है इनटू द फीमेल वजाइना। अब इसको तो हम कहते हैं इंसेमिनेशन, लेकिन अगर किसी रीज़न से इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा हो तब हम उस केस में करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आपको बताया था ना मैंने कि हम लोग डायरेक्ट सीमन को ही जो है इंसर्ट कर देंगे, तो इसको नाम क्या देंगे हम? AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कैसे केस में करेंगे समझो, एक मेल है जो किसी रीज़न से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, देर का माइट बी अ प्रॉब्लम विद द पेनिस, है ना, और आप जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इरेक्शन लंबे टाइम नहीं रह पाता, ठीक है, या प्री मैच्योर इजेकुलेशन के केसेस हैं। ऐसे केसेस में एक मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाता, या फिर ऐसा समझो कि लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो जब लो स्पर्म काउंट होगा तो उस केस में हम लोग एक डोनर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भाई स्पर्म काउंट लो है इस मेल का, तो आप एक डोनर यूज़ कर लो, और अगर मेल का स्पर्म काउंट बराबर है और वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है बराबर, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? सीमन कलेक्ट करते हैं, इस मेल का सीमन कलेक्ट करेंगे और डोनर से सीमन कलेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है किस केस की हम बात करें। इस कलेक्टेड सीमन को फिर हम लोग आर्टिफिशियली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं या इंसेमिनेट करते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब हम इंसेमिनेट कहाँ कर रहे हैं उस हिसाब से टेक्निक्स अलग अलग होती है, या तो हम इसको इंसेमिनेट करेंगे वजाइना में, या तो हम इसको वजाइना में इंसेमिनेट करेंगे, और नहीं तो हम इसको इंसेमिनेट कर सकते हैं यूटेरस में। सीधा हम लोग ने सीमन लिया और सीमन को सीधा यूटेरस में वाया एपरेटस हम लोग सीधा इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को जिसमें हम लोग इंसेमिनेशन यूटेरस में करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर IUI। अब आप समझ गए होंगे कि जितना भी नाम हम लोगों ने रखा है ये सब नाम बहुत सोच समझ के रखे गए, तो आपको अलग से इनको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो ना कितना आसान नाम रखा है, इंट्रा यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट करना, बस इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, कुछ रटने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? तो ये थी सारी की सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज।
अब इन टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा है नहीं कि हर कोई आराम से कर सके, है ना। एक्सट्रीमली टेक्निक सेंसिटिव है ये, एक्सट्रीमली टेक्निक सेंसिटिव है, जिसको हाई प्रिसीजन की ज़रूरत है। हाई प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सपर्ट ही इनको हैंडल कर सकता है। तो ART के लिए आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, और इनका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बहुत महंगा है। अगर आप IVF टेक्निक से यूज़ करके अगर आप करने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है एक्चुअल में ये सब चीज़ें, तो ये कॉस्टली चीज़ें हैं, इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं केवल कुछ सीमित लोगों तक ही है जिनके पास इतना अच्छा खासा पैसा है, और के उसके अलावा भी दूसरे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इतना इजीली ART को नहीं अपनाते। इमोशनल रीजंस हो सकते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बच्चा है, लेबोरेटरी में थोड़ी बनाएंगे, खुद का बच्चा होना चाहिए। रिलीजियस फैक्टर्स हैं, है ना, और कई सोशल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से भी लोग कम जो है इन टेक्निक्स को जो है प्रीफर करते हैं। अब आ गई एक बहुत बढ़िया, NCERT ने एक चीज़ मेंशन कर दी है यहाँ पे, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस पर। देखो कैसा है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। हमारा अल्टीमेट पर्पस है टू हैव अ चाइल्ड, है ना। अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू हैव अ चाइल्ड। अब अपने देश में, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ठीक है, जो गरीबी में हैं अभी, ठीक है। तो इन टेक्निक्स जो इतनी महंगी है या जिनके पीछे इतने फैक्टर्स हैं, तो आप अगर देखो, कुछ बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत है, कुछ माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है, तो क्यों ना ऐसे माँ बाप ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लें। ये सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी, ये सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी। और प्लस इस टेक्निक से केवल माँ बाप को ही फ़ायदा नहीं हो रहा, उस बच्चे को भी फ़ायदा हो रहा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या है? इन सब प्रोसीजर्स का अल्टीमेट एम है टू हैव चिल्ड्रन। लेकिन भारत में ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, ठीक है, और हो सकता है वो मैच्योरिटी तक सर्वाइव भी नहीं करें क्योंकि उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं, उनके पास पैसा नहीं। कई अनाथ आश्रम में कई बच्चे हैं, ठीक है। तो क्यों ना इन टेक्निक्स को यूज़ करने से बजाय ये बेहतर रहेगा कि हम उन ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लें। तो भारत सरकार के बहुत कुछ प्रॉपर कानून हैं जो लीगल अडॉप्शन को जो है परमिट करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है टू हैव अ चाइल्ड। तो अगर किसी कपल को चाइल्ड नहीं है तो इन सब टेक्निक्स में जाने से अच्छा और बेहतर ये रहेगा कि आप एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लें, उसे जीवन दें, ठीक है, उसे एक अच्छा जीवन दें। आपको भी कोई अच्छा बच्चा मिल जाएगा और उस बच्चे को भी माँ बाप मिल जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है और ये बहुत बढ़िया NCERT ने एक सुझाव दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि अडॉप्शन इज़ दी बेस्ट मेथड टू हैव चिल्ड्रन। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो मुझे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, मेल ID पर, इंस्टाग्राम हैंडल पे, या मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में जाननी है, किसने किया, कैसे किया, वो सब कुछ पे हमने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ सकते हो। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।